स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट जारी किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्सर आता रहता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है दुनिया भर में अलग अलग देशों की जीडीपी क्या रहेगी, देशों को क्या करना चाहिए, इस तरह के कई सारे एडवाइसेस दिए जाते हैं। तो यहां पर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस दिया गया है IMF के द्वारा, वो हम देखेंगे क्या है। लेकिन इसके साथ साथ क्या आरबीआई को यह एडवाइस सुनना चाहिए, परिस्थिति क्या है, फॉरेक्स रिजर्व को लेकर क्या बोला गया है, क्यों वार्निंग दी जा रही है यहां पर IMF के द्वारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो 2024 का बैच है वो अब लॉन्च हो चुका है। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, आपके पास अच्छा मौका है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो क्लासेस हैं वीक में सिर्फ 5 दिन होंगी, और दिसंबर तक, अगले साल दिसंबर तक क्लास चलेगा। यहां पर अलग अलग फैसिलिटीज जैसे कि लाइव टीचिंग हो गया, 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि IMF क्या कह रही है, क्यों ये खबर में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मतलब जैसे भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, जिनकी आगे आने वाले समय में ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आरबीआई को एक प्रकार से एडवाइस किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आपको पता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, इस समय अगर आप देखोगे तो ये $524 बिलियन है। मतलब कि जितना हमारे पास पहले था, $640 बिलियन के आसपास था एक साल पहले, उससे काफी बड़ी कमी आई, हम सबको पता है। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको बचा के रखो, ऐसा IMF ने यहां पर एडवाइस दिया है, एक प्रकार से वार्निंग दी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा कम क्यों हुआ है। देखो रूपी का अगर हम ट्रेंड देखें तो जाहिर सी बात है हम इसको कंपेयर करते हैं डॉलर के मुकाबले। अब डॉलर अगर आप देखोगे ना तो एक इंडेक्स आता है जिसको कहा जाता है डॉलर इंडेक्स। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आप ऑरेंज कलर का ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2022 साल के शुरुआत में डॉलर इंडेक्स की वैल्यू थी लगभग 96, और आज के डेट में ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है 112.98। मतलब कि डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। अब डॉलर इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली क्या करता है कि यहां पर डॉलर के मुकाबले जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं, जिसमें टोटल 6 करेंसीज आती हैं, जैसे यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, जापानीज येन हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया और स्वीडिश क्रोना हो गया। इन 6 करेंसीज का कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट द डॉलर, और उसके हिसाब से यहां पर देखा जाता है कि क्या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो अगर ये इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक जो डॉलर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। जहां तक रुपी की बात है तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है मतलब रुपी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट करेगा, तो रुपी भी डेप्रिशिएट किया। और यहां पर आप अगेन देख सकते हैं कि इस साल के शुरुआत में $1 इक्वल्स टू 74 रुपीस के आसपास था, और अब ये कितना हो गया लगभग 82, और एक समय तो 83 भी क्रॉस कर गया था। आई थिंक जो अभी लेटेस्ट मैंने देखा है उसमें 82.6 के आसपास, 82.4 या 82.6 के आसपास। मतलब कि हमारी जो रुपी है वो भी डेप्रिशिएट की है, लगभग आप कह सकते हैं 11.3% हमारी जो रुपी है डॉलर के मुकाबले वो डेप्रिशिएट की है। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉलर है वो आपका मजबूत होता गया है। तो अगर हम रुपी का परफॉर्मेंस देखें डॉलर के मुकाबले, बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो एक प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि डॉलर के मुकाबले तो हम डेप्रिशिएट किए हैं, लेकिन जो बाकी की करेंसीज हैं वो और ज्यादा गिरी हैं, एक तरह से स्लम्प की हैं। जैसे कि जापानीज येन देखिए डॉलर के मुकाबले 26-27% गिर गया है। पाउंड स्टर्लिंग जो इंग्लैंड की करेंसी है 15% गिरी है। यूरो 12% गिरा है। अर्जेंटीना की करेंसी गिरी है। चाइनीज युआन तो आप देख सकते हो 12-13% गिर गया है। चाइनीज युआन का अभी लेटेस्ट आज ही खबर आई है कि 15 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है।
तो यहां पर एक चीज तो हमें देखने को मिल रहा है कि डॉलर के मुकाबले जितनी भी करेंसीज हैं दुनिया की वो लगातार यहां पर गिर रही हैं, लेकिन जो रूपी है अगर आप कंपेयर करोगे रूपी को बाकी करेंसीज के मुकाबले, मतलब अगर आप डॉलर को साइड में एक बार छोड़ दो, अगर आप इसको रूपी को कंपेयर करो बाकी करेंसीज के मुकाबले जैसे यूरो हो गया, तो हम यहां पर एप्रिशिएट किए हैं। जैसे कि अगेन इस चार्ट में आप देख पाओगे साल के शुरुआत में जो यूरो है 1 यूरो इक्वल्स टू 84 रुपीज हुआ करता था और आज के डेट में 1 यूरो इक्वल्स टू 81 रुपीज हो गया है। उसी प्रकार से आप पाउंड भी देख सकते हैं, साल के शुरुआत में 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज हुआ करता था और अब यह हो चुका है 93 रुपीज। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी भी करेंसी डॉलर के मुकाबले तो कमजोर हुई है, लेकिन अगर हम इसको बाकी करेंसीज के मुकाबले देखें तो हम स्ट्रांग हुए हैं, हम ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन यहां पर कुछ और करेंसीज हैं जो भारत से भी मजबूत हुई हैं, जैसे कि इंडोनेशिया का रुपया हो गया, सिंगापुर डॉलर हो गया, हांगकांग डॉलर हो गया, ये सब इंडियन रूपी से भी ज्यादा स्टेबल रही हैं, मजबूत रही हैं। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ है, दुनिया भर में जो करेंसीज डेप्रिशिएट की हैं, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इसको देखते हुए जो दुनिया की सेंट्रल बैंक्स हैं, अलग अलग देशों की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेस्पॉन्ड करेंगी। तो यहां पर रेस्पॉन्ड किस प्रकार से किया गया है? जाहिर सी बात है कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारी रुपी लगातार डेप्रिशिएट कर रही है, 74 से 78 आ गया, फिर 80 आ गया, फिर अब 83 आ गया, 83 से मान लो ये 85 की तरफ जाएगा, 90 की तरफ जाएगा, तो यहां पर इसको रोकना पड़ेगा, राइट? रोकने के लिए आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक्स क्या करती है, जो डॉलर है, जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 640 बिलियन डॉलर जो पहले हुआ करता था, ये डॉलर मार्केट में रिलीज करती हैं, सप्लाई बढ़ाती हैं और रूपी की सप्लाई कम कर देती हैं, रूपी को खरीद लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार से रूपी की शॉर्टेज हो रही है और यहां पर डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है और जिसकी वजह से रूपी यहां पर धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। तो यही किया गया है। दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपना फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया है ताकि उनकी करेंसीज स्टेबल हो, बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट ना कर जाएं। और बताया यही जा रहा है कि अगर भारत की आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल नहीं की होती तो आज के डेट में जो $1 इक्वल्स टू हमें 80 to 83 रुपीस दिख रहा है, हो सकता है ये 85 या फिर 90 रुपीस तक चला गया होता। और आप देख सकते हैं कि लगभग इस साल हमने 14% जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका इस्तेमाल किया है, मतलब आरबीआई ने किया है। इनफैक्ट ये खबर भी आप देख पाओगे, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स फॉल टू लोएस्ट सिंस जुलाई 2020। तो यहां पर जो सिनेरियो बना है, मतलब कि ये जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरा है, इसको देखते हुए जो रीसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की गई थी आईएमएफ के द्वारा, उसके अंदर यहां पर सबसे पहले तो आईएमएफ ने यह बताया कि आगे आने वाले समय में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी यहां पर गिर रही है। जैसे कि आप भारत का जीडीपी ग्रोथ देख सकते हो, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 7% से ऊपर होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ा आप देख पाएंगे 2022 का हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.8% होगा, फिर अगले साल 6.1% होगा। मतलब दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं बाकी कई देश, उसको देखते हुए ये इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आएगा। और इसी को देखते हुए हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व बचा कर रखना चाहिए, इसको खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब कि आईएमएफ ये कह रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत हो गई और भी कई सारी इकोनॉमीज हो गई, उनको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने यहां पर अपना फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इसकी वजह से जो कंट्रीज की मैक्रो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा होने वाली हैं और हमें इसको बचा कर रखना चाहिए, ऐसा आईएमएफ कह रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि आरबीआई को क्या आईएमएफ की बात सुननी चाहिए? देखो, यहां पर जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर आप पिछले कुछ समय से देखोगे तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा है, स्लो डाउन आया है वर्ल्ड ट्रेड में, और इसकी वजह से जो हम एक्सपोर्ट कर सकते थे दुनिया के अंदर वो हमने नहीं कर पाए। और जाहिर सी बात है ना, जब तक दुनिया किसी चीज को मांगेगी नहीं, क्योंकि वहां पर डिमांड नहीं है दुनिया के अलग अलग देशों में, और इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट उतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर जो रिवाइज्ड आईएमएफ का ग्रोथ प्रोजेक्शन आया है उसमें भी ये साफ साफ दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में भी जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो काफी छोटा होने वाला है, काफी कम होने वाला है। और इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए अगर आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया होता तो हमारा जो रुपी है वो और ज्यादा डेप्रिशिएट होता। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जब तक हमारे पास पिछले 6 महीने का, सॉरी, या तो आप कह सकते हैं कि अगर 6 महीने का हमारे पास रिजर्व पड़ा है, मतलब जो हम डॉलर रिजर्व करके रखे हैं, फॉरेक्स रिजर्व है, तो अगर हमारे पास 6 महीने का रिजर्व है अच्छा खासा,
तो हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारे पास 6 महीने का एटलीस्ट रिजर्व होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे जो हमारे पास $524 बिलियन का रिजर्व बचा है, इससे हम कह सकते हैं लगभग 9 या 10 महीने के आसपास का ये हमारे पास रिजर्व है। तो अभी भी हमारे पास अच्छा खासा रूम है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई इसके बारे में सोचेगी और ज्यादा यहां पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से हम अपना फॉरेक्स रिजर्व बचाकर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रूपी को डेप्रिशिएट करने से थोड़ा रोक सकते हैं। तो देखना होगा आगे क्या चीजों में होता है, परिवर्तन होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो सिनेरियोस चल रहा है, जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है, वो आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स यूज्ड बाय बैंक्स इन इंडिया एज द रेफरेंस टू प्राइस द रूपी लोन्स एंड एडवांसेस? मतलब कि जो बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर जो लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं, वो कौन से चीज के बेसिस पर दिया जाता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है रेट लगाने का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं फॉर द ईयर 2024। हमारा जो बैच है दोस्तों ये लॉन्च हो रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव एंड जल्द से जल्द इसके अंदर एडमिशन ले लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello, my name is Puneet Chopra and I am preparing for UPSC Civil Services Examination 2023, and I have subscribed to Study IQ courses because the changing pattern of UPSC, we need a complete guidance what to cover and what not to cover, and this all is being offered by Study IQ. I am provided with live lectures with doubt clearing sessions which are very much helpful in pre and mains paper, and at the end of lectures there are PPTs, PDFs and handwritten notes which do help in a revision also. And a mentor is also being provided so that if any doubt query arises we can directly ask our mentor, and this all is being covered in a very affordable package. I would really like to thank you Study IQ team for helping me out. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।